Good morning, students. We will start. This is our lecture 4th of class 9th, chapter 1st, Science. In previous class, we have studied about the solid state. Now, we will start the liquid state. Activity 1.10. Collect the following: water, cooking oil, milk, juice, a cold drink. अब हमें ये तीन चारों चीज़ें कलेक्ट करनी है. वाटर है, पानी है, कुकिंग ऑयल है जो तेल आप यूज़ करते हो खाना बनाने में वो है, मिल्क है, दूध है, जूस है और कोल्ड ड्रिंक है. कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप. पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी. अब आपको डिफरेंट शेप के कंटेनर लेना है, 2 या 3 कंटेनर आपको लेने हैं और उसमें 50 ml मार्क कर देना उसके अंदर. वॉट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर. जब हम इस लिक्विड्स को, इन जो लिक्विड आपने लिए इनको अगर हम ज़मीन पे डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं. Measure 50 ml of any one of the liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remains the same? अब आपने जो लिक्विड 4 थे इसमें से कोई भी 50 ml का एक लिक्विड ले लो और उसको जो डिफरेंट शेप के कंटेनर लिए थे उसमें एक एक करके डालते रहो और फिर देखो क्या उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा या वॉल्यूम भी कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, तो वो आपको चेक करना है. डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स द सेम. और जो लिक्विड है उसको आपने जो डिफरेंट शेप के कंटेनर्स में डालोगे तो क्या उसका शेप सेम रहेगा या चेंज होगा. तो जैसा कंटेनर होगा वैसे ही वो शेप गेन करेगा. व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इंटू अनदर डज इट फ्लो ईजिली. जब हम लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे में डालते हैं तो क्या वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है. We observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी से कि जो लिक्विड है उसका शेप फिक्स नहीं होता है बट वॉल्यूम फिक्स होगा. जो हमने 50 ml लिक्विड लिया था वो आपने 2 या 3 कंटेनर में ट्रांसफ़र करोगे तो भी वो 50 ml लिक्विड ही रहेगा. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. और वो शेप जिस कंटेनर में हम डालेंगे उसका ही शेप ले लेंगे. लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दीज आर नॉट रिगिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड. और लिक्विड क्या होते हैं, फ्लो करते हैं और वो शेप चेंज कर लेते हैं. जिस कंटेनर में जैसा डाला वो वैसा शेप ले लेते हैं या जैसी जगह उनको मिलेगी उस तरीके से वो फ्लो करेंगे, इसलिए हम इनको फ्लूइड भी कहते हैं. रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स. अब हमने पहले जो प्रीवियस क्लास में एक्टिविटी की थी 1.4 एक्टिविटी थी जो हमने लिक्विड वाटर के अंदर हमने इंक डाली थी, ठीक है. और दूसरी एक्टिविटी थी हमने जो क्रिस्टल्स डाले थे पोटेशियम परमैंगनेट के लिक्विड के अंदर और उनको हमने डिज़ोल्व किया था. वो दोनों एक्टिविटीज़ से हमें ये करना है, इससे बताना है जो सॉलिड एंड लिक्विड है जब इनको हम लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ करते हैं. डिफ्यूज़ मतलब जो लिक्विड और सॉलिड्स के जो आपने ये तो डिफरेंट लिक्विड लिए सॉलिड और लिक्विड है, जब इनके पार्टिकल्स किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो उसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं. तो इस तरीके से द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज़ एंड डिसॉल्व इन वाटर. अब द गैसेस है एटमोसफियर में से वो क्या करती है, डिफ्यूज़ हो जाती है और उसके अंदर वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, मिक्स होके उसके अंदर डिफ्यूज़ होके मिक्स हो जाती है. दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स. और जो स्पेशली जो गैसेस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या कैसी है, ये एक्वेटिक एनिमल्स को जीवित रखने के लिए स्पेशल गैसेस हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइवल के लिए. तो वो ऑक्सीजन और ये जो CO2 जो छोड़ते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें हमें उन्हें कहाँ पे वाटर में ही प्रेजेंट मिलती है क्योंकि वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है. ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल. हर एक को सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है जीवित रहने के लिए. द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन वाटर. और जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो वाटर के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हुए भी वो जीवित रहते हैं. क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसके अंदर क्या डिज़ोल्व होता है, ऑक्सीजन. दस we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid. अब इस एक्टिविटी से हम क्या करते हैं, क्रिस्टल वाला देखा था, इंक वाला देखा था, ठीक है. तो और जो गैसेस है जो ऑक्सीजन है और CO2 ये वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, तो इनसे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड. और जो रेट है डिफ्यूज़न का, जो लिक्विड के अंदर आप लिक्विड को डिफ्यूज़ करोगे तो वो फटाफट डिफ्यूज़ होगा, उसके अंदर मिक्स हो जाएगा फटाफट सॉलिड के कंपैरिजन में. दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट
in the liquid state, particles move freely and have great space between each other as compared to the particles in the solid state। और जो आपने सॉलिड का डायग्राम देखा था, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस कम प्रेजेंट होता है, और गैस लिक्विड और लिक्विड के बीच में स्पेस काफ़ी प्रेजेंट होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के आसपास मूव कर सकते हैं। इसी कारण लिक्विड का रेट ज़्यादा हाई होता है डिफ्यूज़न का सॉलिड के कंपैरिजन में। नाउ द गैसियस स्टेट। अब हमने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया था, लिक्विड पढ़ लिया, अब ये गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। कभी आपने देख। नाउ द गैसियस स्टेट। अब हमने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया था, लिक्विड पढ़ लिया, अब ये गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। कभी आपने देखा है बैलून सेलर के पास एक सिलेंडर होता है छोटा सा, और उससे बहुत सारे बैलून्स को फुलाता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। और आप उससे इंक्वायरी करो उससे कि वो एक सिलेंडर में कितने बैलून फिल कर सकता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। उससे पूछो उसके जो सिलेंडर है उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है। नाउ एक्टिविटी 1.11। Take 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cork as shown in the figure 1 पर। अब देखिए आपको इस तरीके की ये सिरिंज है, इस तरीके की आपको 3 सिरिंज लेनी है, और इसका जो नोजल है ये जो एंड पॉइंट यहाँ पे, इसको रबर कॉर्क से बिल्कुल पैक कर देना है, बंद कर देना है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। और तीनों सिरिंजेस के ऊपर का ये जो पिस्टन पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको निकाल देना है। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। अब 3 सिरिंज ली थी, एक को तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है बिल्कुल, दूसरे के अंदर आपको वाटर फिल करना है, और तीसरे के अंदर पीसेस ऑफ चॉक के बिल्कुल बारीक पीस करके वो फिल कर देना है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस। यू may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringes for their smooth movement। अब आपको जो पिस्टन निकाली थी हमने उसको वापस उसके अंदर लगानी है, और जिससे वो स्मूथली लग जाए उसके लिए आप वैसलिन का भी यूज़ कर सकते हो, और तीनों के अंदर वो पिस्टन को वापस लगा देना है। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इनटू ईच सिलेंडर। अब उनको दबाने की कोशिश करो। जो 3 ली थी, एक में आपने कुछ भी नहीं फिल किया था, इसका मतलब उसके अंदर गैस प्रेजेंट थी। एक के अंदर आपने लिक्विड वो डाला था, ठीक है, तो वाटर डाला था तो वो लिक्विड हो गया, और तीसरे के अंदर आपने क्या चॉक के पीस वो डाले थे, पीसेस ऑफ चॉक, इसका मतलब उसके अंदर सॉलिड था। अब तीनों को दबाने की कोशिश करो, पिस्टन को ऊपर से दबाने की कोशिश करो। वॉट डू यू ऑब्जर्व इन दिस, इन विच केस वॉज द पिस्टन ईजिली पुश्ड इन। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तीनों केस में सबसे ईजिली आप किसको पुश कर सकते हो, कौन सी पिस्टन पुश हो रही है, सिरिंज। वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन से आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम तीनों को जब पुश करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जिसमें पहला जो खाली थी वो बहुत ईजिली पुश हो जाएगी, और इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। द लिक्विफाइड में ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, सो इसको अंडरलाइन कर लेना। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस। अब जो अपने गैस जो आती है घर पे, आप देखते हो सिलेंडर आता है, सिलेंडर छोटा हो लेकिन वो महीने भर आप उस गैस को आराम से यूज़ कर सकते हो, पूरा काम करते हो और महीने भर भी चल जाता है, ठीक है। छोटे से सिलेंडर में गैस आती है और वो महीने भर आप पूरे मंथली आराम से यूज़ ले सकते हो। उसके अलावा जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, वो सारे इन सब के अंदर जो गैस प्रेजेंट होती है वो कंप्रेस्ड गैस होती है। कम वॉल्यूम में बहुत सारी गैस प्रेजेंट होती है, उसको कंप्रेस किया जाता है। compressed natural gas CNG, full form of CNG, compressed natural gas is used as fuel these days in vehicles। और vehicles भी आप देखते हो आजकल जो वो पोल्यूशन फ्री चल रही है, CNG वाली जो सिलेंडर्स यूज़ होते हैं उनमें, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। और इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी मतलब कम वॉल्यूम में हम काफ़ी सारी गैस को कंप्रेस कर सकते हैं उसके अंदर। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। अब छोटे सिलेंडर में काफ़ी सारी गैस को हम फिल करके और उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसको ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वी
कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बीइंग कुकड इन द किचन। तो आपने ये पैराग्राफ जो पढ़ा था, इससे हमें क्या प्रॉपर्टी मालूम पड़ रही है कि जो गैसेस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हम उसको कंप्रेस ईजिली कर सकते हैं। सेकेंड, नाउ वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बीइंग कुकड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। अब आपकी किचन में जब भी मम्मी कुछ बनाती है तो आप उसको ईजिली से आपको मालूम पड़ जाता है, क्योंकि उसकी स्मेल से कि क्या बना रही है मम्मी। बाय द स्मेल दैट रीचेस योर नोस्ट्रिल। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस अस। अब ये स्मेल जिससे आपको मालूम पड़ती है, तो ये स्मेल आपकी नाक में कहाँ कैसे पहुँचती है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्सेस विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। अब जो पार्टिकल्स हैं और जो आपका फूड है, फूड की जो स्मेल है, उसके जो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो एयर है आपके एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, कि जो एयर में मिक्स होके वो आपकी नाक तक पहुंच जाते हैं और काफ़ी दूर तक भी पहुंचते हैं एयर के साथ साथ। द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड रीचेस अस इन सेकेंड। और जो गर्म फूड होता है, हॉट कुक फूड होता है, जो गर्म फूड होता है, उसकी स्मेल आप फटाफट आपके नाक तक पहुंचती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेड ईजिली। अब छोटे सिलेंडर में काफ़ी सारी गैस को हम फिल करके और उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसको ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बीइंग कुकड इन द किचन। तो आपने ये पैराग्राफ जो पढ़ा था, इससे हमें क्या प्रॉपर्टी मालूम पड़ रही है कि जो गैसेस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हम उसको कंप्रेस ईजिली कर सकते हैं। सेकेंड, नाउ वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बीइंग कुकड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। अब आपकी किचन में जब भी मम्मी कुछ बनाती है तो आप उसको ईजिली से आपको मालूम पड़ जाता है, क्योंकि उसकी स्मेल से कि क्या बना रही है मम्मी। बाय द स्मेल दैट रीचेस योर नोस्ट्रिल। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस अस। अब ये स्मेल जिससे आपको मालूम पड़ती है, तो ये स्मेल आपकी नाक में कहाँ कैसे पहुँचती है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्सेस विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। अब जो पार्टिकल्स हैं और जो आपका फूड है, फूड की जो स्मेल है, उसके जो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो एयर है आपकी एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, कि जो एयर में मिक्स होके वो आपकी नाक तक पहुंच जाते हैं और काफ़ी दूर तक भी पहुंचते हैं एयर के साथ साथ। द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड रीचेस अस इन सेकेंड। और जो गर्म फूड होता है, हॉट कुक फूड होता है, जो गर्म फूड होता है, उसकी स्मेल आप फटाफट आपके नाक तक पहुंचती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब इस जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है सॉलिड और लिक्विड का, ठीक है, ये लो होता है लिक्विड के कंपैरिजन में, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ गैसेस, हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। अब जो गैस है, गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि ठीक है बहुत हाई होता है ये सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। जो गैस होती है फटाफट डिफ्यूज़ होता है। एक कमरे में आप एक कोने में अगरबत्ती लगाओगे तो आपको उसकी स्मेल आपके घर में, पूरे घर में स्मेल आपको उसकी आएगी। तो वो क्या होता है, क्योंकि जो गैस होता है उसका डिफ्यूज़न बहुत हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और हाई स्पीड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड द लार्ज स्पेस बिटवीन दम। ठीक है, स्पीड उसके पार्टिकल्स की हाई होगी और लार्ज स्पेस, ज़्यादा जगह है तो वो फटाफट मूव करेंगे और ज़्यादा, ठीक है। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। और जो गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज़न फटाफट शो करती हैं। इस इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडम एट हाई स्पीड। और जो गैसियस स्टेट है उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं तो उनको स्पेस काफ़ी मिल जाता है, इसलिए वो स्पेस अपने आसपास में मूव करते रहते हैं हाई स्पीड में। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब ये मूवमेंट के कारण क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे। मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अवर लेक्चर 5 ऑफ क्लास 9th। टुडे वी विल स्टार्ट कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter। अब आपको पता है जो वाटर है वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में पाया जाता है, तीनों फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड एज आइस, जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड एज द फैमिली ऑफ वाटर, और जो वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म में, और वाटर वेपर है गैस के फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से वाटर तीनों फॉर्म में पाया जाता है। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। अब जब ये स्टेट चेंज होता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, इस तरीके से फॉर्म चेंज होता है, तो जो मैटर्स है उसमें क्या चेंज आता है। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी कुछ ना कुछ चेंज आता है मैटर के, तो वो
क्या चेंज आता है, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, और ये कैसे चेंज टेक प्लेस करता है, ये होता कैसे है। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट क्या है, किससे हो रहा है, इफेक्ट ऑफ, ठीक है, चेंज, जो स्टेट चेंज हो रहा है उस टाइम पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। एक्टिविटी 1.12, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with ice as in figure 1.6। अब आपको एक बीकर लेना है जिसके अंदर कुछ पीसेस 150 ग्राम आइस के पीसेस लेने हैं, और ये आपने पीसेस आइस के लिए ये बीकर है, और इसमें एक थर्मोमीटर आपको लगा देना है जिससे आप टेम्परेचर नोट कर सकते हो। और हम यहाँ से बर्नर लगाएंगे जिससे हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, इसका टेम्परेचर में चेंज इससे होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने ये एपरेचर्स को लगाएंगे। अब स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम, अब उसको स्टार्ट करो, बीकर को जलाओ, आप फ्लेम को जलाओगे लो फ्लेम में, आप देखना उसमें आइस स्टार्ट होगी पिघलना। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, अब जैसे उसको हीट मिलेगी वो आइस पिघलना स्टार्ट होगी, तो जब पिघलना स्टार्ट हो रही है उस टाइम आपको टेम्परेचर नोट करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, अब नेक्स्ट टेम्परेचर आपको नोट करना है जब सारी आइस वाटर में चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, उस टाइम आपको टेम्परेचर नोट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, अब आपने इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके रखना है। नाउ पुट ए ग्लास रॉड इन ए बीकर एंड हीट वाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, अब उसको वापस आपको हिलाते जाना और उसको हीट प्रोवाइड करना है जब तक कि वाटर बॉयल होना स्टार्ट करे। कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड, और जब तक आप उसमें थर्मोमीटर को भी ध्यान में रखो, उसके नोटिंग को, रीडिंग को, जब तक वो पूरा वेपराइज, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वेपराइज हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, अब क्या हुआ, जो वाटर है, वाटर लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हुआ है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन आप उसको लिख लो, एक बार टेम्परेचर नोट करके उसको रख लो। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, अब आपने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, हीट प्रोवाइड की, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है, जो पार्टिकल्स है तो उसके अंदर काइनेटिक इंक्रीज हो रही है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेट स्पीड, द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब इसमें क्या होगा, जैसी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, ग्रेट स्पीड में, ठीक है, तेज़ी से वाइब्रेशन उनमें स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा तेज़ी से हिलने लग जाएंगे, और वो हिलने लग जाएंगे, और जैसे उनको एनर्जी जो प्रोवाइड हो रही है, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे ज़्यादा जब एनर्जी उनको मिल जाएगी तो वो क्या होंगे, वो उनका बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो टूट जाएगा, और वो जो पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन को छोड़ के मूव करने लग जाएंगे आगे पीछे। पहले तो थोड़ा मूवमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल्स की मूवमेंट थोड़ा तेज़ होने लग जाएगा ग्रेट स्पीड में, और जब ज़्यादा और प्रोवाइड होने लग जाएगी तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच का टूट के वो अपनी जगह को छोड़ देंगे पार्टिकल्स, और वो मूव करने लग जाएंगे। The particle leave their fixed position and start moving freely. A stage is reached when the solid melt and is converted into liquid. अब जब पार्टिकल्स मूव करने लगे इसका मतलब क्या हुआ, वो सॉलिड स्टेट को छोड़ के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोसफियर प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ये आपको याद रखना है। जो मिनिमम सबसे कम टेम्परेचर है जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है एट एटमोसफियर प्रेशर में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इसका, तो आप नोट कर लें। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 केल्विन, 0 सेल्सियस, इसको अब ये भी कहोगे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूज़न। अब क्या होता है, जो प्रोसेस है जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है हम उसको फ्यूज़न कहते हैं। आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड, और जब तक आप उसमें थर्मोमीटर को भी ध्यान में रखो, उसके नोटिंग को, रीडिंग को, जब तक वो पूरा वेपराइज, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वेपराइज हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। अब क्या हुआ, जो वाटर है
वाटर लिक्विड से गैसीय स्टेट में चेंज हुआ है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन आप उसको लिख लो, एक बार टेम्परेचर नोट करके उसको लिख लो। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। अब आपने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, हीट प्रोवाइड की, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है, जो पार्टिकल्स है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेट स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब इसमें क्या होगा, जैसी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, ग्रेट स्पीड में, ठीक है, तेज़ी से वाइब्रेशन उनमें स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा तेज़ी से हिलने लग जाएंगे, और वो हिलने लग जाएंगे और जैसे उनको एनर्जी जो प्रोवाइड हो रही है, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे ज़्यादा जब एनर्जी उनको मिल जाएगी तो क्या होंगे, वो उनका बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो टूट जाएगा और वो जो पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन को छोड़ के मूव करने लग जाएंगे आगे पीछे। पहले तो थोड़ा मूवमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल्स की मूवमेंट थोड़ा तेज़ होने लग जाएगा ग्रेट स्पीड में, और जब ज़्यादा और प्रोवाइड होने लग जाएगी तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच का टूट के वो अपनी जगह को छोड़ देंगे पार्टिकल्स और वो मूव करने लग जाएंगे। The particle leave their fixed position and start moving freely. A stage is reached when the solid melt and is converted into liquid. अब जब पार्टिकल्स मूव करने लगे इसका मतलब क्या हुआ, वो सॉलिड स्टेट को छोड़ के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोसफियर प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये आपको याद रखना है, जो मिनिमम सबसे कम टेम्परेचर है जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है एट एटमोसफियर प्रेशर में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इसका, तो आप नोट कर लें। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 केल्विन, 0 सेल्सियस, इसको अब ये भी कहोगे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूज़न। अब क्या होता है, जो प्रोसेस है जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है हम उसको फ्यूज़न कहते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज आवर लेक्चर 6th of class 9 chapter 1st. You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happen even though we continue to heat the beaker. अब आप देखोगे जो अपना जो एक्सपेरिमेंट आपने ऊपर जो लास्ट क्लास में किया था उसमें क्या था, आइस जैसे मेल्ट होना स्टार्ट होगी और कंप्लीट आइस पीस जितने भी हैं वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होंगे। इस दौरान इस ड्यूरेशन के बीच में क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता, सेम टेम्परेचर रहता है। हम हीट प्रोवाइड करते रहते हैं उसके बावजूद भी, जैसे ये एक्सपेरिमेंट आपने किया था इसमें थर्मोमीटर लगा था टेम्परेचर देखने के लिए, तो जैसे आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी और जब तक कंप्लीट मेल्ट होकर वाटर कन्वर्ट होगी उसके बीच में कोई टेम्परेचर में राइज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो ऐसा क्यों है, जब हम हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम वो हीट कहाँ जाती है, टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो ये इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब उस टाइम जो हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट कहाँ जाती है, जो पार्टिकल्स हैं उस मैटर के, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो आपके पास सॉलिड पीस है इसके जो पार्टिकल्स पास होते हैं और इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है जो इनको बांध करके रख रखा है पार्टिकल्स को, तो उन फोर्स को तोड़ने के लिए वो हीट काम में आती है इसके अंदर, ठीक है। तो जिससे क्या हो, जो अट्रैक्शन फोर्स टूट जाएगा और ये पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे और मूव करने के लिए फ्री हो जाएंगे। as this heat is absorbed by ice without showing any rise in the temperature। अब वो आइस ऑब्जॉर्व कर लेती है, उसके पार्टिकल्स ऑब्जॉर्व करते हैं उसको और टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं आता। इट इज़ कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट। अब इसको हम जो हीट है जो इस दौरान काम आती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब छिपी हुई हीट, इससे टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हुआ तो वो जो हीट है जो काम आई पार्टिकल्स में तो उसको लेटेंट हीट कहते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। अब ये आपके यहाँ से है, इम्पॉर्टेंट है, इसको
लेटेंट हीट ऑफ यहाँ से यहाँ तक का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो अमाउंट ऑफ हीट, 1 kg सॉलिड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, अमाउंट जितनी हीट हमें चाहिए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है। और एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब जिस एटमॉस्फेयर में आप उसको कर रहे हो उस प्रेशर के उससे। So particles in water at 0.0 degree Celsius have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature। अब जो वाटर और आइस है सेम टेम्परेचर में, जो वाटर है उसके पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी रहती है जो आइस के कंपैरिजन। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster। जब हम वाटर में हीट सप्लाई करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो वाटर है उसमें थोड़ी स्पेस होती है पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए, तो वो पार्टिकल्स थोड़ा फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। अब जो पार्टिकल्स थोड़ा फास्ट मूव करना स्टार्ट होंगे, और जैसे उसको हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हीट से क्या होगा, उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ देगी वो एनर्जी, हीट एनर्जी, और वो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिस कारण पार्टिकल्स फ्रीली और मूव करने लग जाएंगे। जो स्पेस था उससे ज़्यादा स्पेस हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस स्टेज में, गैस स्टेज में। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमोस्फियरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। और जो टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एटमोस्फियरिक प्रेशर, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। और वो ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस जो इक्वल लगा 273 केल्विन प्लस 100, तो इसको हम ये हो जाएगा अपना 373 केल्विन। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जो वेपराइजेशन है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें जो हीट, छिपी हुई हीट जो काम में आ रही है, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसको डिफाइन करेंगे अब। डज इट इज इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पार्टिकल्स इन स्टीम, दैट इज वाटर वेपर। अब जो पार्टिकल्स है जो वाटर वेपर के, हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। और सेम टेम्परेचर पे जो वेपर गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा होगी वाटर के कंपैरिजन में। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ स्टीम हैव अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जैसे आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, सेम उसी तरीके से जो इसके अंदर जो लेटेंट जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर भी टेम्परेचर राइज नहीं होता, उस टाइम जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिससे वो वेपर्स में, वाटर वेपर्स यानी गैस में कन्वर्ट होता है चाहिए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। और एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब जिस एटमॉस्फेयर में आप उसको कर रहे हो उस प्रेशर के उससे। So particles in water at 0.0 degree Celsius have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature। अब जो वाटर और आइस है सेम टेम्परेचर में, जो वाटर है उसके पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी रहती है जो आइस के कंपैरिजन। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster। जब हम वाटर में हीट सप्लाई करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो वाटर है उसमें थोड़ी स्पेस होती है पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए, तो वो पार्टिकल्स थोड़ा फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। अब जो पार्टिकल्स थोड़ा फास्ट मूव करना स्टार्ट होंगे, और जैसे उसको हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हीट से क्या होगा, उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ देगी वो एनर्जी, हीट एनर्जी, और वो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिस कारण पार्टिकल्स फ्रीली और मूव करने लग जाएंगे। जो स्पेस था उससे ज़्यादा स्पेस हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस स्टेज में, गैस स्टेज में। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमोस्फियरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। और जो टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एटमोस्फियरिक प्रेशर, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। और वो ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस जो इक्वल लगा 273 केल्विन प्लस 100, तो इसको हम ये हो जाएगा अपना 373 केल्विन।
कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जो वेपराइजेशन है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें जो हीट, छिपी हुई हीट जो काम में आ रही है, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसको डिफाइन करेंगे अब। डज इट इज इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पार्टिकल्स इन स्ट्रीम, दैट इज वाटर वेपर। अब जो पार्टिकल्स है जो वाटर वेपर के, हैव मोर एनर्जी देन द वाटर आर द सेम टेम्परेचर, और सेम टेम्परेचर पे जो वेपर गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा होगी वाटर के कंपैरिजन में। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ स्टीम हैव अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जैसे आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, सेम उसी तरीके से जो इसके अंदर जो लेटेंट जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर भी टेम्परेचर राइज नहीं होता, उस टाइम जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिससे वो वेपर्स में, वाटर वेपर्स यानी गैस में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से जैसे सॉलिड था अपने पास, सॉलिड स्टेट है, उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड को हीट प्रोवाइड करोगे तो गैसीय स्टेट में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको ठंडा करोगे तो लिक्विड में जाएगा, फिर लिक्विड को करोगे तो सॉलिड में। इस तरीके के स्टेट चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, हीट प्रोवाइड करोगे आप। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो उससे स्टेट भी चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से स्टेट भी चेंज होंगे। वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है, अब आपने देखा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से हीट प्रोवाइड करने से चेंज हो जाता है। बट there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। अब कुछ ऐसे हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, लेकिन लिक्विड स्टेट को नहीं आएगा, लिक्विड स्टेट उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए एक एक्टिविटी करना है, इसको आप करके देख लेना घर पे, एक्टिविटी 1.3। अब इसमें आप कुछ थोड़ा सा कैम्फर लो, कैम्फर मतलब कपूर, ठीक है, इसको क्रश करो, या फिर आप अमोनिया क्लोराइड भी ले सकते हो। इसको क्रश करके एक चाइना डिश है, ठीक है, ये है, इसके अंदर आपको डालना है। डालने के बाद क्रश करके ये डाल दिया आपने, ये देखो ये यहाँ पे है। अब इसके ऊपर एक फनल होता है, ये फनल इस तरीके का होता है, इस फनल को इन्वर्टेड करके, उल्टा करके इसके ऊपर रख देना है, बिल्कुल जी यहाँ से कोई गैप ना रहे, दिखाए वो हीट या कोई वो नहीं निकले, ठीक है, गैस पास नहीं हो। ये आपने बिल्कुल रख दिया फनल का, और इसके ऊपर एक कॉटन लगा दो। कॉटन लगाने के बाद जब आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो ये क्या होगा, अपने पास जो बिल्कुल गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाएगा गैसियस स्टेट में, और विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में नहीं चेंज होगा वो, ठीक है, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, और सेम इसी तरीके से इसको उल्टा करेंगे तो गैसियस से डायरेक्ट वो सॉलिड में चेंज होगा, उसको हम कहेंगे डिपोजिशन।